झारखंड की शासन व्यवस्था पर हमारी इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। आप बस कल्पना कीजिए कि बिना किसी आज के संविधान, पुलिस या कोर्ट के आपको एक पूरा समाज चलाना है। कैसे करेंगे? गांव में झगड़े कौन सुलझाएगा? लगान कौन वसूलेगा? नियम कौन बनाएगा? झारखंड की मुंडा शासन व्यवस्था इसी सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। तो चलिए इस पुराने सामाजिक ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक शासन प्रणाली के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इंसानी समुदायों ने अपने लिए कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर और कारगर व्यवस्थाएं बनाई। मुंडा शासन व्यवस्था इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक समाज बिना बाहरी दखल के खुद को व्यवस्थित कर सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी इकाई से, यानी गांव से। जाहिर है हर गांव का कोई ना कोई मुखिया तो होता ही होगा। हमारे पास जो जानकारी है उसमें सबसे पहला और सबसे अहम शब्द है मुंडा। बिल्कुल। और मुंडा सिर्फ एक पद नहीं है, वो उस पूरे सामाजिक ढांचे की नींव का पत्थर है। आप सोचिए, बिना किसी पुलिस या बाहरी सरकार के एक गांव को कैसे चलाया जाए? इसका जवाब था मुंडा। ये गांव का प्रधान होता था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये पद वंशानुगत था। वंशानुगत मतलब पिता के बाद बेटा। इससे तो नेतृत्व एक ही परिवार के हाथ में सिमट जाता होगा, लेकिन शायद उस दौर में इसके कुछ फायदे भी रहे होंगे, जैसे नेतृत्व में एक तरह की स्थिरता या निरंतरता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही था, निरंतरता। गांव वालों को पता होता था कि उनका अगला नेता कौन होगा। इससे सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है उसकी गुंजाइश कम हो जाती थी। और मुंडा का काम सिर्फ नाम का मुखिया बनना नहीं था। उसके पास असली अधिकार थे, जैसे लगान वसूलना, जो उस व्यवस्था का आर्थिक आधार था। सही है। और गांव के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये दोनों उसकी मुख्य जिम्मेदारियां थीं। वो एक ही व्यक्ति में कह सकते हैं कि गांव का कलेक्टर और पुलिस कप्तान दोनों था। ठीक है, तो मुंडा गांव का प्रशासनिक मुखिया हो गया। लेकिन मेरे सामने यहाँ एक और पद का जिक्र आ रहा है, हाथू मुंडा। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर मुंडा गांव का मुखिया है और कानून व्यवस्था भी वही देख रहा है, तो फिर हाथू मुंडा की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये दोनों पद एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस व्यवस्था की बारीकी और कह सकते हैं कि खूबसूरती समझ में आती है। हाथू का मतलब ही गांव होता है, तो जहां मुंडा पूरे गांव का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वहीं हाथू मुंडा खास तौर पर ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अच्छा अच्छा। तो ये एक तरह से शक्तियों का बंटवारा है। जैसे आज हमारे यहाँ मेयर और जज होते हैं, जिनका काम अलग अलग होता है। तो मुंडा गांव का प्रशासक हो गया और हाथू मुंडा एक तरह से पंचायत का अध्यक्ष या सरपंच, जो न्यायिक और सामाजिक मामले देखता था। एकदम सही समझा आपने। ये बहुत ही सोचा समझा बंटवारा था। इससे ये सुनिश्चित होता था किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत ना आ जाए। गांव के रोजमर्रा के झगड़े, सामाजिक नियम कानूनों का पालन करवाना, ये सब हाथू मुंडा और उसकी पंचायत के जिम्मे था। जबकि बड़े प्रशासनिक फैसले और लगान जैसी चीजें वो मुंडा देखता था। ठीक है, तो गांव के अंदर के मामले तो मुंडा और हाथू मुंडा मिलकर सुलझा लेते थे। लेकिन ऐसा तो होता ही होगा कि दो गांव के बीच किसी जंगल, जमीन या नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो जाए, तब किसका फैसला माना जाता? क्या एक गांव का मुंडा दूसरे गांव के मुंडा से ज्यादा शक्तिशाली होता था? यहीं पर शायद पढ़ा की भूमिका आती है। बिल्कुल। जब मामला एक गांव की सरहद से बाहर निकल जाता था, तब व्यवस्था का अगला स्तर काम करना शुरू करता था, जिसे पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। अच्छा। ये कोई एक गांव नहीं, बल्कि कई गांवों का एक समूह होता था। अक्सर 10, 12 या कभी-कभी 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनती थी। ये तो कुछ कुछ आज के फेडरल सिस्टम जैसा लग रहा है। जैसे गांव अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई और पढ़ा एक तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सिर्फ उन मामलों को देखती है जो राज्यों के बीच के हैं। बस फर्क ये है कि ये सब बिना किसी लिखे हुए संविधान के चल रहा था। बेहतरीन एनालॉजी है। आप इसे एक तरह की क्षेत्रीय परिषद या कह सकते हैं कि ऊपरी अदालत समझ सकते हैं। इसका मुख्य काम ही 2 या ज्यादा गांवों के बीच के विवादों को सुलझाना था। और उसका फैसला सबको मानना पड़ता होगा? जी बिल्कुल। उसके फैसले को सभी सदस्य गांवों को मानना पड़ता था। वो उस क्षेत्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। तो जाहिर है इस बड़ी संस्था का भी कोई प्रमुख होता होगा। जैसे गांव में मुंडा है, वैसे ही पढ़ा का मुखिया कौन होता था?
पढ़ा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहा जाता था। मानकी? हाँ, मानकी। और मुंडा की ही तरह मानकी का पद भी वंशानुगत होता था। मानकी उस पूरे क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति होता था। और एक बात जो साफ होती है वो ये कि ये पढ़ा पंचायत सिर्फ एक कोर्ट नहीं थी। ये आज की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का एक मिला-जुला रूप थी। तीनों एक में ही? हाँ, मतलब अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाना, उन्हें लागू करवाना और न्याय करना, ये तीनों काम इसी पंचायत के दायरे में आते थे। वंशानुगत सुनने में तो ये व्यवस्था को स्थिर बनाता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। अगर किसी मानकी का बेटा काबिल ना हो तो क्या पूरा क्षेत्र एक अकुशल नेता के भरोसे रहता था? क्या इस सिस्टम में कोई चेक एंड बैलेंस था, या मानकी जो चाहे वो कर सकता था? देखिए, ये इस तरह की व्यवस्था का एक स्वाभाविक जोखिम तो है। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं था कि मानकी पूरी तरह से निरंकुश हो। उसे अपनी पढ़ा पंचायत के साथ मिलकर काम करना होता था, जिसमें सभी सदस्य गांव के मुंडा भी शामिल होते थे। अच्छा। अगर कोई मानकी बहुत ज्यादा अलोकप्रिय या अन्यायपूर्ण फैसले लेता तो गांव द्वारा उसे चुनौती दी जा सकती थी। सामुदायिक दबाव जो है वो एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस था। मतलब एक तरह का पीयर प्रेशर सिस्टम था। अच्छा, तो क्या मानकी सब अकेले ही संभालता था? इतने सारे गांव का प्रशासन चलाना तो कोई आसान काम नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानकी के पास एक पूरी टीम होती थी, एक तरह की कह सकते हैं कि मंत्री परिषद। अच्छा। हमारे पास कई अधिकारियों के नाम हैं जो मानकी की मदद करते थे। जैसे दीवान, ठाकुर, कोतवार, लाल और कर्ता। ये सभी पढ़ा राजा यानी मानकी को शासन चलाने में सहयोग करते थे। हर किसी का अपना एक तय काम होता था, जिससे पूरी व्यवस्था बिना किसी गड़बड़ी के चलती रहती थी। इन सब में एक और पद का जिक्र है, अखड़ा। लिखा है कि ये पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि अखड़ा तो आमतौर पर उस खुली जगह को कहते हैं जहां पंचायत बैठती है या नाच गाना होता है। ये एक बहुत ही रोचक बिंदु है और ये दिखाता है कि भाषा और संस्कृति कैसे आपस में गुथे हुए हैं। जैसा आपने कहा, अखड़ा वो सार्वजनिक स्थान है जो गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र होता है। जी। लेकिन जैसा कि हमें पता चलता है, कुछ संदर्भों में ये एक पदवी भी थी। हो सकता है कि जो व्यक्ति उन बैठकों का संचालन करता हो या सबसे प्रमुख भूमिका निभाता हो, उसे ही अखड़ा कहा जाने लगा हो। अच्छा। ये इस व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है, जहां एक ही शब्द स्थान और पद दोनों को दर्शा रहा है। इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी को देखकर तो लगता है कि ये बहुत प्रगतिशील व्यवस्था थी। लेकिन इन सब में एक बात ऐसी है जो चौंकाती है। इसमें साफ लिखा है कि पढ़ा शासन में महिलाओं को कोई स्थान प्रदान नहीं किया जाता था। मतलब एक तरफ इतनी संगठित और विकेंद्रीकृत व्यवस्था, लेकिन उसमें आधी आबादी की कोई आवाज ही नहीं थी। बिल्कुल। और ये इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यह हमें याद दिलाता है कि सामाजिक प्रगति और प्रशासनिक कुशलता ये हमेशा एक साथ नहीं चलते। ये उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज का सीधा प्रतिबिंब है, जहां माना जाता था कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र है। निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया पुरुषों के हाथ में थी। इसका असर तो फैसलों पर भी पड़ता होगा। मान लीजिए कोई मुद्दा परिवार या महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हो, तो बिना किसी महिला प्रतिनिधि के उस पर क्या ही न्याय होता होगा। ब्लाइंड स्पॉट था। इससे हमें उस समाज को उसकी समग्रता में देखने में मदद मिलती है, उसकी ताकतों को भी और उसकी कमजोरियों को भी। ये एक संगठित समाज था, पर एक समान समाज नहीं था। ठीक है, अब तक हमने प्रशासन और न्याय की बात की। ये सब बहुत व्यवस्थित है, पर किसी भी पारंपरिक समाज में धर्म और आस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या धार्मिक मामलों के लिए कोई अलग व्यवस्था थी? यहाँ एक और अहम किरदार का जिक्र है, पाहन। बिल्कुल, और यही इस व्यवस्था की परिपक्वता को दिखाता है कि उन्होंने प्रशासन और धर्म के कार्यक्षेत्र को अलग अलग रखा था। पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता था। धार्मिक प्रधान? हाँ, उसका काम था गांव की आध्यात्मिक सलामती सुनिश्चित करना। गांव में शांति, अच्छी फसल और बीमारियों से सुरक्षा के लिए पूजा पाठ करना, बलि चढ़ाना, ये सब पाहन की जिम्मेदारी थी। वो एक तरह से गांव का आध्यात्मिक रक्षक था। गांव के दो स्तंभ हो गए, एक प्रशासनिक प्रमुख मुंडा और दूसरा धार्मिक प्रमुख पाहन। दोनों की अपनी अपनी साफ भूमिकाएं थीं। जाहिर में पाहन अपना पूरा समय इसी काम में लगाता होगा, तो उसके गुजारे के लिए क्या व्यवस्था थी? उसके लिए भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी।
पाहन को उसके धार्मिक कार्यों के बदले में गांव की तरफ से जमीन दी जाती थी, अच्छा। जिस पर उसे कोई लगान नहीं देना पड़ता था। वो जमीन पूरी तरह से टैक्स फ्री होती थी। इसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। डाली कटारी? जी, ये उसकी सेवाओं के लिए गांव का सम्मान और आभार व्यक्त करने का तरीका था। डाली कटारी। और यहाँ एक और शब्द है जो बहुत ही उत्सुकता जगा रहा है, भूत खेत। ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। जी, मतलब वे सिर्फ जिंदा लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के लिए भी एक पूरी व्यवस्था बना रहे थे। ये तो एक अलग ही लेवल का सामाजिक नियोजन है। हाँ, ये इस व्यवस्था का शायद सबसे दिलचस्प पहलू है। ये उनकी सोच को दिखाता है। वो मानते थे कि इंसानी दुनिया के साथ-साथ एक आध्यात्मिक दुनिया भी मौजूद है और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि गांव की सीमाओं में कुछ आत्माएं या भूत प्रेत भी रहते हैं। अच्छा। और अगर उन्हें नाराज किया गया तो वो गांव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उन्हें खुश रखने या शांत रखने के लिए भूत खेत की व्यवस्था की गई। ठीक समझे। इन आत्माओं को शांत करने के लिए पाहन द्वारा समय समय पर एक विशेष पूजा की जाती थी। इस पूजा में जो भी खर्च आता था उसे पूरा करने के लिए पाहन को एक और अतिरिक्त जमीन दी जाती थी। अच्छा। इसी जमीन को भूत खेत कहा जाता था। इसकी उपज या इससे होने वाली आय का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी पूजा के खर्च के लिए किया जाता था। कमाल है। ये दिखाता है कि उनकी व्यवस्था में हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए कितनी गहराई से सोचा गया था। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनके वर्ल्ड व्यू, उनकी ब्रह्मांड की समझ का एक आर्थिक मॉडल था। वाकई कमाल है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो मुंडा शासन व्यवस्था एक पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर प्रणाली थी। गांव के लेवल पर मुंडा और हाथू मुंडा शक्तियों को बांट रहे हैं। गांव के ऊपर एक पढ़ा है जिसका मुखिया मानकी है, जो एक क्षेत्रीय सरकार की तरह काम कर रहा है। और इन सब के समानांतर आध्यात्मिक दुनिया की देखभाल के लिए पाहन है, जिसके पास डाली कटारी और भूत खेत जैसी जमीनों से आर्थिक स्वायत्ता भी है। हर किसी की भूमिका एकदम साफ है। हाँ, और ये महज एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये स्वशासन और सामुदायिक जिम्मेदारी का एक बेहतरीन मॉडल है। ये विकेंद्रीकरण का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां शक्ति किसी एक राजा या राजधानी में केंद्रित नहीं है, सही बात है, बल्कि गांव और क्षेत्र के स्तर पर बटी हुई है। ये दिखाता है कि आदिवासी समुदायों ने कितनी कुशलता से ऐसे सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे बनाए थे जो सदियों तक कारगर रहे। ये सचमुच बहुत प्रभावशाली है। नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम झारखंड की पारंपरिक शासन व्यवस्थाओं की उनकी दुनिया में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो मतलब दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताता है। बिल्कुल अलग। एक तरफ है नागवंशी व्यवस्था और दूसरी तरफ पढ़ा पंचायत। हाँ। और आज हम इन दोनों की बनावट, इनकी उतार चढ़ाव और इनके पीछे की जो सोच है उसे गहराई से समझेंगे। जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था से। ये व्यवस्था मुंडा शासन के ठीक बाद आई और इसके जो पहले राजा थे वो थे फणी मुकुटराय जी। यहाँ तक तो सब काफी सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि नागवंशी राजाओं ने आते ही मुंडा व्यवस्था को उखाड़ फेंका नहीं। अच्छा। उन्होंने उसी ढांचे को अपना लिया, बस उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत बदला और धीरे धीरे उसका विस्तार किया। मतलब एक तरह से अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल। और उन्होंने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने बाहरी लोगों को, जिन्हें दिकू या गैर आदिवासी कहते थे, अपने राज्य में बसने के लिए बढ़ावा दिया। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। जी, एक ऐसा कदम जिसने उस इलाके का पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदलना शुरू कर दिया। और शायद जो सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने किया वो पैसे से जुड़ा था। हाँ। उन्होंने माल गुजारी मतलब जमीन पर टैक्स वसूलना शुरू किया। सही। ये तो मुंडा व्यवस्था से बिल्कुल 180 डिग्री का मोड़ था। वहां तो टैक्स या लगान जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हाँ, और ये बदलाव उनकी अपनी मर्जी से नहीं आया था। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बाहरी ताकत थी, मुगल। मुगल? जी। जब मुगलों का असर इस इलाके पर बढ़ा तो उन्होंने नागवंशी राजाओं पर नजराना देने का दबाव डाला। ये एक तरह का टैक्स या तोहफा समझिए जो मुगल अपने अधीन राजाओं से वसूलते थे। अच्छा, मतलब राजा को मुगलों को पैसा देना था, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? अपनी प्रजा से। हाँ, अपनी प्रजा से।
तो यहीं से ये मालगुजारी का आइडिया आया होगा। एग्जैक्टली अब सवाल ये था कि टैक्स वसूलेगा कौन। उन्होंने कोई नया डिपार्टमेंट तो बनाया नहीं। तो फिर उन्होंने जो मौजूदा पढ़ा के प्रमुख थे उन्हीं को ये काम सौंप दिया। एक मिनट, मतलब जिन लोगों का काम गांव चलाना और न्याय करना था उन्हें अब टैक्स कलेक्टर बना दिया। हाँ, ये तो उनके काम से बिल्कुल ही अलग था। तो क्या वो ये काम कर पाए? नहीं, और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। वो लोग शासन और समाज चलाने में माहिर थे, हिसाब किताब और वसूली में नहीं। नतीजा ये हुआ कि वो राजा को नियमित तौर पर मालगुजारी चुका नहीं पा रहे थे। और आम लोगों का क्या? उनके लिए तो ये सब नया होगा। बिल्कुल नया था। सोचिए, जिस चीज के लिए उन्होंने कभी पैसे नहीं दिए, अब उन्हें अपनी ही जमीन के लिए राजा को टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन राजा तो फंस गया होगा। एक तरफ मुगल नजराना मांग रहे थे और दूसरी तरफ स्थानीय प्रमुख टैक्स दे नहीं पा रहे थे। जी, तो राजा के पास क्या कोई और विकल्प था? सवाल बहुत अच्छा है। शायद उन्हें लगा हो कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और इसी मजबूरी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने टैक्स वसूलने के लिए बाहरी लोगों को जागीरदार बनाकर भेजना शुरू कर दिया। ओ, बाहर के लोग? हाँ, और इन जागीरदारों को स्थानीय लोगों, उनकी परंपराओं या उनकी मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एक टारगेट था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना। और यहीं से शोषण का दौर शुरू हुआ एक होगा। बहुत लंबा और दर्दनाक दौर। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त कानून लाए। स्थायी बंदोबस्त? हाँ, इस कानून ने नागवंशी राजा को राजा ही नहीं रहने दिया, उसे बस अंग्रेजों के मातहत एक जमींदार बना दिया। और इसी के साथ सदियों पुरानी नागवंशी शासन व्यवस्था खत्म हो गई। मतलब एक पूरी की पूरी पारंपरिक प्रणाली बाहरी दबाव में पहले कमजोर हुई और फिर खत्म हो गई। जी, तो नागवंशी व्यवस्था बाहरी दबाव में पूरी तरह से बिखर गई। ये एक तरह से सेंट्रलाइज पावर के फेलियर ही कहानी लगती है, कह सकते हैं। अब ये जो दूसरी व्यवस्था हमारे सामने है, चलिए इसी सवाल के साथ पढ़ा पंचायत की दुनिया में उतरते हैं, जो एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। स्रोतों के हिसाब से ये उरांव जनजाति की व्यवस्था है। इसकी बनावट कैसी थी? इसकी बनावट नागवंशी व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी। ये ज्यादा विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड और समुदाय आधारित थी। ये एक बहुस्तरीय सिस्टम था। सबसे निचले स्तर पर था गांव। हर गांव का एक मुखिया होता था जिसे महतो कहते थे। गांव के अंदर के छोटे-मोटे झगड़े, जमीन के विवाद, इन सब का निपटारा महतो ही करता था। यानी महतो के पास एडमिनिस्ट्रेशन और इंसाफ दोनों की पावर थी। ये तो एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति है। व्यवस्था में ऐसा क्या था जो इस शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकता था? क्या कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था? बहुत अच्छा सवाल है। महतो की शक्ति असीमित नहीं थी। उसकी शक्ति का स्रोत गांव के लोग थे, कोई राजा या बाहरी ताकत नहीं। वो गांव के बड़े बुजुर्गों और आम लोगों की सलाह से ही फैसले लेता था। अच्छा, अगर कोई महतो मनमानी करता तो गांव वाले उसे पद से हटा भी सकते थे। तो असली पावर समुदाय के हाथ में थी। और महतो अकेला नहीं था, उसका एक सहायक होता था, मांझी। मांझी का क्या रोल था? क्या वो सिर्फ एक संदेशवाहक था? संदेशवाहक से कहीं ज्यादा। मांझी उस व्यवस्था का, आप कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम था। वो महतो और पंचायत के फैसलों को गांव के हर घर तक पहुंचाता था, लोगों को बैठकों के लिए इकट्ठा करता था और ये पक्का करता था कि पंचायत के फैसले जमीन पर लागू हों। उसके बिना तो महतो के आदेश सिर्फ कागज पर रह जाते। बिल्कुल। ठीक है, तो गांव के स्तर पर यह व्यवस्था थी, लेकिन क्या होता था जब झगड़ा दो गांवों के बीच हो या कोई ऐसा मामला हो जो महतो के बस का ना हो? तब इंसाफ के लिए कहां जाते थे? यहीं पे इस सिस्टम का अगला स्तर सामने आता है, पढ़ा। 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता था। इतने सारे गांवों को मिलाकर? हाँ, जो एक तरह की अंतर ग्रामीण पंचायत थी। इसका मुखिया पढ़ा राजा कहलाता था। 2 गांवों के बीच का विवाद या ऐसा कोई भी मामला जिसे महतो नहीं सुलझा पाया, वो पढ़ा राजा के पास जाता था। ये एक तरह की एपेलेट कोर्ट थी। यहां स्रोतों में एक बात पढ़कर मैं सच में चौंक गया। लिखा है कि पंचायत की कार्यवाही में महिलाएं भी शामिल होती थी। उस दौर में महिलाओं की भागीदारी, ये तो बहुत ही अनोखी और प्रगतिशील बात है। क्या हमें ये पता चलता है कि उनकी भूमिका कितनी सक्रिय होती थी? क्या वे सिर्फ दर्शक थी या फैसले लेने में भी शामिल थी? देखिए, स्रोत हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देते,
लेकिन उनका वहां होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि समाज उन्हें अनदेखा नहीं करता था, उनकी सलाह और नजरिए को महत्व दिया जाता था। यह इस समाज के समावेशी चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। और इनकी न्याय प्रणाली भी 3 स्तरों में बटी थी, निचला यानी गांव, मध्य यानी पढ़ा, और उच्च। उच्च मतलब पढ़ा राजा से भी ऊपर कोई था। मान लीजिए कोई पढ़ा राजा के फैसले से भी खुश नहीं है तो क्या उसके पास कोई और रास्ता था? हाँ, बिल्कुल था। व्यवस्था का शिखर था पढ़ा दीवान। वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता था। उसका काम सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर था और वो उनके बीच तालमेल भी बनाता था। जो मामले पढ़ा राजा भी हल नहीं कर पाते थे या जिनमें कोई बड़ा कानूनी पेच होता था, बिल्कुल, वो मामले पढ़ा दीवान के पास जाते थे। उसका फैसला अंतिम माना जाता था। कमाल है। ये तो एक पूरी तरह से विकसित न्यायिक प्रणाली है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसा। ये तो हुई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था। जी क्या समाज के धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए भी इतनी ही साफ व्यवस्था थी? बिल्कुल, सामाजिक और धार्मिक जीवन को भी उतनी ही अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। हर गांव का एक धार्मिक प्रधान होता था जिसे पाहन कहते थे। गांव में पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह तक सारे शुभ काम वही करवाते थे। स्रोतों में एक दिलचस्प डिटेल है कि पाहन का पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता था। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? सोचिए, ये कितना गहरा संकेत है। ये दिखाता है कि उस समाज के लिए स्थिरता और परिवार कितना महत्वपूर्ण था। जी। एक शादीशुदा व्यक्ति को ज्यादा जिम्मेदार और परिपक्व माना जाता था, जिस पर पूरे गांव के आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। उसे उसके काम के बदले में जमीन दी जाती थी, जिसे पहनाई भूमि कहते थे। और ये टैक्स फ्री होती थी, है ना? हाँ, पूरी तरह टैक्स फ्री। ये उसके पद और समाज में उसके महत्व का प्रतीक था। और पाहन का भी एक सहयोगी था, सही कहा ना, बैगा? हाँ, बैगा को वैद्य भी कहते थे। वो एक तरह से आध्यात्मिक रक्षक की भूमिका निभाता था। उसका मुख्य काम गांव के देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत रखना था, ताकि गांव पर कोई बीमारी या आपदा न आए। वो ग्रामीण स्वास्थ्य और आध्यात्म की कड़ी था। स्रोत में एक आखिरी बात गांवों के वर्गीकरण को लेकर है, जो मुझे बहुत संगठित लगी। जैसे पढ़ाजा राजा गांव, दीवान गांव, पंद्रे गांव, कोटवार गांव और बाकी प्रजा गांव। ये क्या दिखाता है? ये इस व्यवस्था के संघीय यानी फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये सिर्फ गांवों का एक ढीला ढाला समूह नहीं था, बल्कि एक सुसंगठित संघ था। हर गांव की एक विशिष्ट पहचान और जिम्मेदारी थी। अच्छा। जैसे पढ़ाजा राजा गांव वो गांव होता था जहां का मुखिया पढ़ाजा राजा बनता था। दीवान गांव दीवान का गांव होता था। ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन था जो पूरी व्यवस्था को और भी कुशल और मजबूत बनाता था। तो आज हमने 2 बहुत अलग लेकिन अपनी अपनी जगह पे बेहद संगठित शासन प्रणालियों को समझा। एक तरफ नागवंशी व्यवस्था जो बाहरी दबाव में लगातार बदलती रही, केंद्रीकृत होती गई और अंत में अपनी पहचान खोकर एक नई प्रणाली में विलीन हो गई। और दूसरी तरफ पढ़ा पंचायत, जो एक गहरी सामाजिक, प्रशासनिक और धार्मिक संरचना वाली व्यवस्था थी। यह ज्यादा आंतरिक, समुदाय केंद्रित और लचीली लगती है, जहां हर किसी की भूमिका तय थी और न्याय की एक ऐसी प्रक्रिया थी जिस पर लोगों का भरोसा था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रणालियां हमें स्थानीय शासन की एक बहुत ही परिष्कृत समझ देती हैं। इनका मकसद सिर्फ राज करना या टैक्स वसूलना नहीं था। सही बात है। इनका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक प्रबंधन, न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक एकजुटता बनाए रखना था। ये व्यवस्थाएं इस बात का प्रमाण है कि औपचारिक आधुनिक शासन प्रणालियों के बिना भी समाज जटिल और प्रभावी ढंग से खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों ने हमें इन व्यवस्थाओं की संरचना, उनके हार्डवेयर के बारे में बताया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के बारे में सोचिए जो इसे चलाता था। तो चलिए शुरू करते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से। स्रोत बताते हैं कि ये हो जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था है। हाँ। और इसमें घुसते ही एक बहुत बड़ा दावा मिलता है। कौन सा? इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। हाँ, और ये गणतांत्रिक शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ वोटिंग की बात नहीं है। ये इस विचार की बात है कि सत्ता का स्रोत कोई राजा या कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खुद समाज है, गण है।
उस दौर में तो ये क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल। इसकी नींव गांव पर टिकी थी, लेकिन इसका ढांचा उससे कहीं ज्यादा बड़ा और संगठित था। हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा है, कई गांवों को मिला के एक पट्टी बनती थी और उसका प्रमुख मानकी होता था। ये तो एक तरह की फेडरल संरचना जैसी लग रही है, जहां गांव अपनी स्वायत्तता रखते हुए भी एक बड़ी इकाई का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चलिए इस संरचना को इसके किरदारों के जरिए समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी पद है मुंडा। मुंडा यानी गांव का प्रधान। लेकिन ये सिर्फ एक सरपंच जैसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उसके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के अधिकार थे। मतलब गांव का सीओ और जज एक ही व्यक्ति। यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। आज के सिस्टम से सोचिए तो ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के बिल्कुल उलट है। हाँ, लेकिन यहाँ इसका फायदा ये था कि न्याय और प्रशासन दोनों समुदाय के भीतर से ही आते थे। जवाबदेही सीधी और तत्काल होती थी। मतलब अगर मुंडा ने कोई गलत फैसला लिया तो उसे पूरे गांव का सामना करना पड़ता था, किसी दूर बैठे जज का नहीं। और मुंडा अकेला भी नहीं था, उसका एक सहयोगी था, डाकुआ। इसका काम क्या था? सोचिए, उस जमाने में कोई व्हाट्सएप ग्रुप या सरकारी नोटिस बोर्ड तो था नहीं। सही बात है। तो डाकुआ ही गांव का ब्रॉडकास्ट चैनल था। मुंडा के फैसलों, सभा की जानकारी या किसी भी जरूरी संदेश को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की थी। मतलब अगर डाकू अपना काम ठीक से ना करे तो पूरी संचार व्यवस्था ठप हो सकती थी। हाँ, वो व्यवस्था की रीढ़ था एक तरह से। तो ये हुआ गांव का स्तर। अब आते हैं उस पद पर जो मुंडा से भी ऊपर था। मानकी। हाँ, मानकी। दस्तावेज कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण पद था, जो 15 से 20 गांव की पट्टी का प्रमुख होता था। इसका मतलब है कि मानकी के पास एक बड़े क्षेत्र का अधिकार था। हाँ, और यही हमें इस व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा साफ दिखता है। गांव के स्तर पर मुंडा और डाकुआ, और उनके ऊपर क्षेत्रीय स्तर पर मानकी। बिल्कुल। जब कोई ऐसा मामला आता जिसे मुंडा अपने स्तर पर नहीं सुलझा पाता या दो गांवों के बीच कोई विवाद होता, तो मामला मानकी के पास जाता था। तो मानकी की सभा में होता क्या था? क्या कोई वोटिंग होती थी या कोई और प्रक्रिया थी? स्रोत इशारा करते हैं कि जोर बहुमत पर नहीं, बल्कि आम सहमति पर होता था। कंसेंसस पर। हाँ, अच्छा। ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती थी, जिसमें हर पक्ष को, हर गांव के मुंडा को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता था। यहाँ न्याय का मकसद किसी को सजा देकर बाहर करना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था समुदाय में संतुलन और सामंजस्य वापस लाना। इस व्यवस्था में पैसे कौड़ी का भी हिसाब किताब था। एक पद है तहसीलदार, जो गांव का राजस्व अधिकारी था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सामाजिक पंचायत नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक ढांचा भी था। सही है। लगान वसूलना ये सुनिश्चित करता था कि व्यवस्था को चलाने के लिए संसाधन मौजूद रहें। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, धर्म इससे अलग नहीं था, बल्कि इसका एक अहम हिस्सा था। इसके लिए दो खास पद थे। पहला था द्यूरी। द्यूरी, जो गांव का धार्मिक प्रधान था। पूजा पाठ, शादी ब्याह, त्योहार सब उसी की देखरेख में होते थे। हाँ, वो समुदाय के आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जिम्मेदार था। एक मिनट, यहां एक और पद है, यात्रा द्यूरी। जब धार्मिक मामलों के लिए एक सामान्य प्रधान द्यूरी था ही, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या धार्मिक विवाद इतने ज्यादा होते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। यात्रा द्यूरी का होना दिखाता है कि वे धार्मिक नियमों और परंपराओं को कितनी गंभीरता से लेते थे। मतलब अगर पूजा की विधि, किसी अनुष्ठान की पवित्रता या धार्मिक परंपराओं की व्याख्या को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो उसे सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। यात्रा द्यूरी वही विशेषज्ञ था। अच्छा, तो ये एक स्पेशलिस्ट की भूमिका थी। हाँ, ये उनके समाज में धर्म के केंद्रीय महत्व को रेखांकित करता है। वाह। तो मुंडा मानकी व्यवस्था में हमें एक स्पष्ट पदानुक्रम, शक्तियों का बंटवारा और प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक और धार्मिक सभी पहलुओं का एक अद्भुत समावेश दिखता है। लेकिन क्या सभी जनजातियों की व्यवस्था इतनी ही कठोर और संरचित थी? चलिए खड़िया जनजाति की डोकलो सोहर प्रणाली को देखते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। डोकलो सोहर को मुंडा व्यवस्था की उपशाखा कहा गया है, लेकिन इसकी अपनी स्वायत्ता थी। इसके नाम में इसका राज छुपा है ना? बिल्कुल। डोकलो का मतलब है बैठक और सौर का मतलब है अध्यक्ष, यानी ये बैठक के अध्यक्ष की व्यवस्था है। नाम ही बता रहा है कि यहाँ सभा या बैठक की केंद्रीय भूमिका है। यहाँ एक सामाजिक संरचना का भी जिक्र है जो थोड़ा ध्यान खींचता है। स्रोत बताते हैं कि खड़िया जनजाति में 3 प्रकार थे: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया।
और उनमें ऊंच नीच की भावना भी थी। ये एक जरूरी बिंदु है। यह हमें याद दिलाता है कि ये व्यवस्थाएं किसी आदर्श दुनिया में नहीं थीं। उनमें भी सामाजिक जटिलताएं और स्तरीकरण मौजूद थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1934-35 के आसपास जब अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ, जिसे डोकलो कहा गया, तो इन सभी समूहों को एक साथ लाने की कोशिश की गई। और अंग्रेजी सरकार ने भी इसे एक तरह से मान्यता दी थी। हाँ, जो उस दौर में आदिवासी समुदायों द्वारा अपने पारंपरिक अधिकारों को संगठित करने का एक बड़ा कदम था। तो इस व्यवस्था के मुख्य पद कौन थे? यहाँ महातो का जिक्र है। महातो गांव का मुख्य व्यक्ति था, जिसे गंडा या प्रधान भी कहते थे। लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन चलाना नहीं थी, बल्कि गांव वालों के आचरण पर नजर रखना भी थी। सही कहा। वो एक तरह से सामाजिक नैतिकता का प्रहरी था। और यहाँ एक नोट भी है कि पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डिहुरी कहते थे, जो धार्मिक कार्य भी करता था। हाँ, ये फिर से वही बात है, प्रशासनिक और धार्मिक भूमिकाओं का विलय। एक ही व्यक्ति गांव का लीडर भी है और पुजारी भी। पर इस व्यवस्था का असली हीरा तो कोई और पद है ना? हाँ, और वो है कर्ताहा। ये पद बहुत खास है। खास क्यों? क्योंकि ये पद वंशानुगत नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि 20-25 गांव के लोग मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते थे जो योग्य हो, ईमानदार हो और समाज में सम्मानित हो। उसे समाज का संचालक या नेता बनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता तो उसे उसी समाज द्वारा पद से हटाया भी जा सकता था। ये तो आधुनिक लोकतंत्र के राइट टू रिकॉल के सिद्धांत जैसा है, जो यहाँ पहले से मौजूद था। बिल्कुल। तो कर्ताहा का काम क्या था? उसका काम गांव के विवादों को सुलझाना, गांव की शुद्धता बनाए रखना, मतलब सामाजिक नियमों का पालन करवाना और पर्व त्योहारों की तारीखें तय करना था। सरल शब्दों में वो एक चुनावा लीडर था। हाँ, पर वो उसका काम आज के नेता जैसा नहीं था। वो समाज का नैतिक संरक्षक भी था। अगर किसी ने कोई सामाजिक नियम तोड़ा तो कर्ताहा ही तय करता था कि समुदाय की शुद्धता कैसे वापस लाई जाए। ये भूमिका आज के किसी भी राजनीतिक पद से कहीं ज्यादा गहरी है। इन दो मुख्य व्यवस्थाओं के अलावा हमारे स्रोतों में कुछ और भी पद और अवधारणाएं बिखरी हुई हैं जो इस पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं। हाँ, जैसे हमने मुंडा मानकी में द्यूरी की बात की, वैसे ही एक और पद का जिक्र है, पाहन या कालो। हाँ, पाहन या कालो भी गांव का धार्मिक प्रधान होता था, जो पर्व त्योहारों में पूजा और बलि जैसे अनुष्ठान करवाता था। लेकिन यहाँ भी जवाबदेही का तत्व मजबूत था। मतलब उसे भी हटाया जा सकता था। हाँ, अगर पाहन पारंपरिक नियमों का उल्लंघन करता तो गांव वालों और लोधों की सहमति से उसे हटाया जा सकता था। कोई भी पद स्थायी नहीं था। प्रदर्शन और नियमों का पालन सर्वोपरि था। यहाँ कुछ और नाम हैं जो जाने पहचाने लगते हैं, जैसे दीवान और लिखाकड़। हाँ, ये क्या थे? ये पद हमें दिखाते हैं कि जब कई गांव मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते थे तो एक ज्यादा औपचारिक प्रशासनिक ढांचे की जरूरत पड़ती थी। जैसे पढ़ा, जो कई गांवों का समूह होता था। बिल्कुल। तो इसी पढ़ा का जो प्रधानमंत्री या मुख्य सलाहकार होता था, उसे दीवान कहते थे। और लिखाकड़ इस पढ़ा राजा का सचिव या क्लर्क था। उसका काम राजा को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना था। तो इसका मतलब है कि इन व्यवस्थाओं में दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड रखने का भी महत्व था। हाँ, भले ही वो मौखिक रूप में ज्यादा रहा हो। ये पद हमें बताते हैं कि ये सिर्फ गांव की पंचायतें नहीं थीं, बल्कि एक क्षेत्रीय सरकार का छोटा रूप थी। इन सब में एक बहुत ही अनोखा शब्द है, बूट। ये क्या था? सुनने में बहुत अजीब है। ये एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं अस्थायी न्यायिक व्यवस्था थी। ये उनकी कानूनी प्रणाली की गहराई को दिखाता है। ऐसे मान लीजिए गांव में कोई बहुत गंभीर और सामाजिक रूप से वर्जित मामला हो गया, जैसे अगम्य गमन यानी इंसेस्ट। अच्छा, ऐसे मामले को सामान्य मुंडा या मानकी नहीं सुलझाते थे। इसके लिए गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग मिलकर एक अस्थायी पंचायत बनाते थे। इसी विशेष पंचायत को बूट कहा जाता था। तो ये एक तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या ग्रैंड जूरी जैसी थी, जो किसी खास और संवेदनशील मामले के लिए ही बनती थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक शुद्धि और नियमों के कड़ाई से पालन के लिए उन्होंने विशेष व्यवस्थाएं बना रखी थीं। ये उनकी न्याय प्रणाली की गंभीरता को दर्शाता है। और अंत में डोंकलो और डोंकलो सोहर के रिश्ते को और साफ करते हैं।
हमने समझा कि डोंकलो मतलब बैठक। हाँ, डोंकलो खड़िया समाज की वार्षिक महासभा थी, एक तरह की संसद। और डोंकलो सोहर? डोंकलो सोहर उस पूरी महासभा का अध्यक्ष या संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता था। सभी बड़े मुकदमों का अंतिम निर्णय यही राजा अपने सलाहकारों की सहायता से लेता था। लेकिन क्या फैसला राजा की मर्जी से होता था? नहीं, और यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। स्रोत साफ कहते हैं कि विवादों का निपटारा बैठक में मौजूद सभी लोगों की सर्वसम्मति से होता था। तो राजा का काम क्या था? राजा सिर्फ उस सर्वसम्मति की घोषणा करता था। फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का होता था। यह भागीदारी लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि झारखंड की पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं, मुंडा मानकी और डोकलो सोहर, कितनी ज्यादा संगठित और विस्तृत थीं। सही कहा, ये कोई साधारण पंचायतें नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह से विकसित आत्मनिर्भर शासन प्रणालियां थीं। और इनमें प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक और धार्मिक शक्तियां किसी बाहरी सत्ता के हाथ में नहीं, बल्कि एक ही समुदाय आधारित ढांचे में निहित थीं। शक्ति का केंद्र गांव और समुदाय ही था, कोई दूर की राजधानी नहीं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है इनका लोकतांत्रिक और सहभागिता वाला चरित्र। चाहे वो करताहा जैसे पद के लिए योग्यता के आधार पर चुनाव हो, जिसे हटाया भी जा सके, या डोकलो में सर्वसम्मति से निर्णय लेना हो। हाँ, ये सब बहुत आधुनिक लगता है। बिल्कुल, ये आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। ये व्यवस्थाएं दिखाती हैं कि कैसे एक समुदाय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने संसाधनों और अपनी समझ से खुद को प्रभावी ढंग से शासित कर सकता है। और इनमें जवाबदेही और पारदर्शिता के तत्व भी थे। हाँ, जैसे पाहन को पद से हटाने की व्यवस्था। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये गवर्नेंस का एक वैकल्पिक मॉडल है। आज हमारे सामने एक बहुत ही एक बड़ा सवाल है। बिना आज की पुलिस, अदालत या संसद के कोई समाज सदियों तक खुद को कैसे चला सकता है? झारखंड की संथाल जनजाति से जुड़ी ये दस्तावेज हमें इसी सवाल का जवाब देते हैं। इसे मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। और ये सिर्फ किसी पुराने जमाने के नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज हमें एक समुदाय की आत्मनिर्भरता की कहानी बताते हैं। ये एक तरह से उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पीढ़ियों से काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शब्द बिल्कुल सही है। आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी एक परत को खोलेंगे। हम देखेंगे कि गांव के स्तर से लेकर कई गांवों के समूह तक ये व्यवस्था कैसे काम करती है, कौन-कौन से अधिकारी हैं और उनकी क्या भूमिकाएं हैं, और सबसे दिलचस्प, इनकी न्याय व्यवस्था कैसी है। तो चलिए इस आत्मनिर्भर दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत, जैसा आपने कहा, सबसे बुनियादी यूनिट से होती है। इस व्यवस्था की नींव कहाँ रखी गई है? इस पूरी व्यवस्था की नींव है गांव। और हर गांव का अपना एक मुखिया होता है, जिसे वे अपनी भाषा में मांझी बुलाते हैं। यही इस पूरी संरचना की पहली और आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मांझी सिर्फ एक नाम का प्रधान नहीं है, बल्कि गांव को चलाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। जब आप कहते हैं सारी जिम्मेदारी, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये आज के सरपंच जैसे हैं या उससे कुछ ज्यादा? ये सरपंच से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि इनके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों शक्तियां होती हैं। एक तरफ तो ये गांव का प्रशासन देखते हैं, लगान वसूलते हैं, अच्छा, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि गांव में सब कुछ ठीक-ठाक चले। और न्यायिक शक्ति मतलब गांव की अपनी एक अदालत भी है और उसके जज मांझी होते हैं? बिल्कुल, दस्तावेज साफ तौर पर कहते हैं कि गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवाद हों, लोगों के आपसी झगड़े हों या कोई और समस्या, इन सब को सुलझाने का काम मांझी ही करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हत्या जैसे बहुत ही गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामले गांव के अंदर ही सुलझा लिए जाते हैं। सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि समुदाय अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में विश्वास रखता था। लेकिन इतना सारा काम, प्रशासन भी और न्याय भी, ये सब एक अकेला इंसान कैसे कर सकता है? क्या इनकी मदद के लिए भी कोई होता है? यहीं पर इस व्यवस्था की खूबसूरती दिखती है। इसमें शक्तियों का बहुत सोचा समझा बंटवारा है। मांझी की मदद के लिए सबसे प्रमुख सहायक होते हैं जोग मांझी। जोग मांझी, तो क्या ये एक तरह के उप मुखिया हैं? उप मुखिया से भी ज्यादा। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि उन्होंने प्रशासन मतलब गवर्नेंस और समाज को अलग अलग देखा। मांझी का काम गांव चलाना है,
लेकिन जोग मांझी का काम है समाज को जोड़े रखना। ये गांव के लोगों के नैतिक और आचरण पर नजर रखते हैं। अच्छा, तो एक तरह से एक प्रशासक है और दूसरा समाज का संरक्षक। आप ऐसा कह सकती हैं। जोग मांझी की एक खास भूमिका है जन्म और विवाह से जुड़े मामलों में सलाह देना। अगर शादी ब्याह को लेकर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी जोग मांझी की ही होती है। ये पद समुदाय के सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाए रखने के लिए है। ये शक्तियों का सिर्फ बंटवारा नहीं, बल्कि समाज की जरूरतों की एक गहरी समझ है। और अगर जोगमांझी किसी वजह से मौजूद ना हो तो क्या काम रुक जाता है? नहीं नहीं, काम कभी नहीं रुकता। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह जोग प्राणिक सारा काम देखते हैं। अच्छा, तो एक बैकअप सिस्टम भी है। बिल्कुल। ये इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है कि ये किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि सिस्टम पर चलती हैं। मैं सोच रही हूँ आज के जमाने में हमारे यहाँ अगर कोई अधिकारी छुट्टी पर चला जाए तो कई बार काम ठप पड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो हर पद के लिए एक उत्तराधिकारी या सहायक पहले से तय है। ये सिस्टम तो हमसे कहीं ज्यादा लचीला और मजबूत लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जुगमांझी तक सीमित नहीं है। मांझी का भी एक डिप्यूटी होता है। अगर मांझी ही उपलब्ध ना हो तो उनका काम प्रामाणिक या प्राणिक देखते हैं, जिन्हें उपमांझी भी कहा जा सकता है। तो मांझी अकेले नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक पूरी कैबिनेट है। एक उप मुखिया यानी प्रामाणिक हो गए, और समाज के मामलों के लिए जोगमांझी। और क्या क्या है इस कैबिनेट में? सूचनाएं कैसे फैलती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस कैबिनेट में एक संचार मंत्री भी हैं, जिन्हें गुड़ेत या गुड़ैत कहा जाता है। ये मांझी के सचिव की तरह काम करते हैं। सचिव की तरह? हाँ, गांव में पंचायत की कोई बैठक बुलानी हो, मांझी का कोई आदेश गांव वालों तक पहुंचाना हो, या किसी त्योहार के लिए लोन को इकट्ठा करना हो, ये सारी जिम्मेदारी गुड़ैत की होती है। वो मांझी और गांव के बीच की एक जरूरी कड़ी हैं। ठीक है, तो प्रशासन हो गया, संचार भी हो गया, लेकिन किसी भी समाज के लिए सुरक्षा सबसे अहम होती है। तो क्या इस कैबिनेट में कोई रक्षा और गृह मंत्रालय भी है? हाँ, बिल्कुल है। और यहां भी बाहरी और भीतरी सुरक्षा के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। गांव का प्रहरी, जो बाहरी हमलों या खतरों से गांव की रक्षा करता है, उसे लासेर तोंगाई कहते हैं। लासेर तोंगा? जी, वो एक तरह से गांव का डिफेंस फोर्स है। और गांव के अंदर की कानून व्यवस्था के लिए? उसके लिए चौकीदार होता है। इसकी भूमिका काफी हद तक आज की पुलिस जैसी है। अगर मांझी किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दे तो ये काम चौकीदार करता है। तो आप देखिए, प्रशासन, न्याय, सामाजिक मामले, संचार और सुरक्षा, हर पहलू के लिए एक स्पष्ट भूमिका तय है। ठीक है, तो एक गांव का सिस्टम तो एक किले की तरह लगता है अपने आप में पूरा, लेकिन असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता होगा। मान लीजिए दो गांवों के बीच नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो गया। अब दोनों गांवों के अपने अपने मांझी हैं। यहाँ पर कौन फैसला करेगा? क्या कोई सुपर मांझी भी होता है? यहीं पर यह व्यवस्था और ज्यादा विस्तृत हो जाती है। जब मामला एक गांव के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो संगठन का अगला स्तर सामने आता है। दस्तावेज बताते हैं कि ऐसे 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनाया जाता है, और इस परगना का जो प्रधान होता है उसे ही परगनैत कहते हैं। परगनैत? हाँ, ये आपके सुपर मांझी हो गए। अच्छा, यानी कई गांव के क्षेत्रीय प्रमुख। तो जो मामले गांव का मांझी नहीं सुलझा पाता वो इनके पास आते होंगे? बिल्कुल। परगनैत का काम ही है अलग अलग गांव के बीच के विवादों को सुलझाना। और सिर्फ वही नहीं, अगर गांव के अंदर कोई ऐसा मामला है जिस पर मांझी के फैसले से कोई खुश नहीं है, तो वो एक तरह से ऊपरी अदालत की तरह परगनैत के पास अपील कर सकता है। क्या परगनैत ये सारा काम अकेले करता है या इनके पास भी अपनी टीम होती है? इनके पास भी एक सलाहकार मंडल होता है। इनकी मदद के लिए देश मांझी या मोढ़े मांझी होते हैं। एक परगना में ऐसे 5 से 8 देश मांझी होते हैं जो परगनैत की सहायता करते हैं। हो गया? हाँ, आप कह सकती हैं। जो मामले मांझी नहीं सुलझा पाते उन्हें पहले देश मांझी के पास भेजा जाता है। वहां उन पर विचार होता है, और अगर वहां भी समाधान न निकले तब जाकर मामला परगनेत तक पहुंचता है। ये पूरी प्रक्रिया काफी हद तक एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रणाली जैसी लगती है, जहां हर स्तर पर सुनवाई का और अपील करने का मौका मिलता है। ये तो बहुत ही विकसित प्रणाली है। क्या इससे भी कोई ऊंचा पद है? मान लीजिए कोई मामला इतना पेचीदा है कि परगनेत भी उसका हल नहीं निकाल पा रहे। कुछ मामलों में एक और स्तर का जिक्र मिलता है जिसे दिशुम परगना कहते हैं, जो परगनेत से भी ऊपर का पद माना जाता है। लेकिन दस्तावेज में एक रोचक बात ये लिखी है कि ये पद हर क्षेत्र में नहीं पाया जाता। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद ये विशेष या बहुत ही बड़े मामलों के लिए ही होता होगा, या कुछ खास इलाकों में ही इसकी जरूरत पड़ती होगी। ये इस व्यवस्था के लचीलेपन को भी दिखाता है।
ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव की गुंजाइश है। ठीक है, तो हमने प्रशासन का पूरा ढांचा समझ लिया। अब वापस न्याय पर आते हैं। किसी भी शासन व्यवस्था की पहचान उसकी सजा देने की प्रणाली से होती है। इस व्यवस्था में दंड के क्या प्रावधान है? इसमें भी अपराध की गंभीरता के हिसाब से दंड तय किया गया है। स्रोत के अनुसार छोटे-मोटे या हल्के अपराधों के लिए करेला दंड दिया जाता है। करेला दंड, नाम तो बड़ा अजीब है। नाम अजीब है, लेकिन इसका तरीका बहुत व्यवहारिक है। इसमें दोषी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, जो 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हो सकता है। ये एक तरह का आर्थिक दंड है, जिसका मकसद सुधारना है, बदला लेना नहीं। और अगर कोई बहुत गंभीर अपराध हो, जैसे यौन अपराध, उसके लिए क्या कोई कठोर सजा भी है? हाँ, और ये इस व्यवस्था की सबसे कठोर और सबसे चर्चित सजा मानी जाती है। इसे बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा, इसमें क्या किया जाता है? ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, लेकिन ये बहुत ही सख्त होता है। इसमें दोषी व्यक्ति को समाज से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है। उसके साथ गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रख सकता। 1 मिनट रुकिए, मतलब आपको जेल में नहीं डालते, मारते पीटते नहीं, बस समाज के लिए आप मर जाते हैं। कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ये तो शारीरिक सजा से कहीं ज्यादा भयानक मनोवैज्ञानिक सजा होगी। बिल्कुल, इसीलिए ये सजा बहुत ही गंभीर अपराधों के लिए आरक्षित है, और इसे देने का फैसला बहुत सोच समझकर पूरे समाज की सहमति से लिया जाता है। हालांकि इसमें सुधार का एक रास्ता भी है। अगर दोषी व्यक्ति माफी मांगता है और प्रायश्चित के तौर पर पूरे गांव को भोज देता है, तो उसे समाज में वापस शामिल करने का प्रावधान भी है। ये सच में बहुत गहरा है। अच्छा, शासन और न्याय के अलावा धर्म भी समाज का एक अहम हिस्सा होता है। क्या गांव में कोई धार्मिक प्रमुख भी होता है, या वो काम भी मांझी ही देखते हैं? नहीं, यहाँ भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। धार्मिक कार्यों के लिए अलग पद निर्धारित हैं। गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है, उसे नायके कहते हैं। गांव में होने वाले सभी पूजा पाठ, त्योहार और बलि चढ़ाने जैसे धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के नेतृत्व में होते हैं। और क्या इनका भी कोई सहायक होता है? हाँ, नायके का भी एक सहायक होता है, जिसे कुदाम नायके कहा जाता है। इनकी भूमिका भी बहुत खास है। ये गांव की सीमा के बाहर जो देवी देवता या पवित्र स्थान होते हैं, वहां की पूजा पाठ संपन्न कराते हैं। तो आप देख सकती हैं कि आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का भी कितना सूक्ष्म विभाजन किया गया है। कि ये सिर्फ एक पारंपरिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित, आत्मनिर्भर और बहुस्तरीय शासन प्रणाली है। इसमें प्रशासन, न्याय, सुरक्षा, धर्म, हर पहलू के लिए स्पष्ट भूमिकाएं तय हैं। हर पद के लिए एक सहायक है और हर स्तर पर अपील करने का अधिकार है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय अपनी जरूरतों के हिसाब से एक जटिल लेकिन साथ ही लचीली व्यवस्था बना सकता है। ये सिर्फ अतीत का कोई दिलचस्प किस्सा नहीं है, बल्कि ये सामुदायिक स्वशासन का एक जीवंत उदाहरण है, जो हमें बताता है कि शासन के मॉडल कितने विविध हो सकते हैं। और इसमें एक और बात है जो मेरा ध्यान खींच रही है, समावेशिता को लेकर। क्या ये व्यवस्था सिर्फ संथाल जनजाति के लिए ही थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो दस्तावेज में मिलती है। उसमें लिखा है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य मामलों में दूसरे समुदायों के लोगों को भी इस शासन व्यवस्था के तहत भूमि अधिकार दिए जाते थे। अच्छा। हाँ, और उनके मामले भी सुने जाते थे। ये इस प्रणाली के समावेशी चरित्र का एक बड़ा संकेत है। और सबसे आखिर में एक विचार जो दिमाग में घूम रहा है, इस व्यवस्था की उत्पत्ति क्या ये संथालों ने खुद बनाई थी? हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें और सोचने पर मजबूर करता है। दस्तावेजों में लिखा है कि संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है, जिनकी अपनी राजनीतिक शासन व्यवस्था भी अत्यंत उन्नत और लोकतांत्रिक थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। एक समुदाय दूसरे से शासन करने का तरीका सीख रहा है ना? और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस तरह की परिष्कृत और जटिल शासन प्रणालियां समुदायों के बीच कैसे विकसित और हस्तांतरित होती हैं। हम अक्सर संसद, सुप्रीम कोर्ट और संविधान की बात करते हैं, है ना? लेकिन इन पन्नों में एक पूरी समानांतर दुनिया का जिक्र है। यहाँ की 32 जनजातियों की अपनी सरकारें हैं, अपने कानून हैं। बिल्कुल, और न्याय करने के अपने तरीके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक तरह का सामाजिक सॉफ्टवेयर है जो मतलब हजारों सालों से इन समुदायों को चला रहा है। हाँ, सामाजिक सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल सही शब्द है। आज जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पुलिस, अदालतें, जेल। पर इन समुदायों ने इनके बिना समाज को कैसे जोड़े रखा,
यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारा मिशन यही पता लगाना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किसके मुखिया को क्या कहते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिना किसी लिखित संविधान के इन समुदायों ने न्याय और व्यवस्था को कैसे कायम रखा। वो कौन सा सामाजिक गोंद था जो इन समाजों को जोड़े हुए था? हाँ, बिल्कुल। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हर समुदाय को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। इन स्रोतों में भी हर जनजाति के गांव में एक मुखिया या प्रधान का जिक्र है। हाँ, ये तो होना ही था। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि हर कोई उन्हें मुखिया नहीं कहता। नामों में गजब की वैरायटी है। हाँ, और ये नाम सिर्फ अलग अलग लेबल नहीं है, ये तो इतिहास के सुराग हैं। जैसे मांझी शब्द को लीजिए। अच्छा। ये आपको कोल जनजाति में भी मिलेगा और माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजातियों में भी। तो ये क्या बताता है? शायद कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है। शायद इन समुदायों के बीच कोई पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा हो या फिर शासन चलाने का कोई साझा तरीका रहा हो। अरे वाह, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बिरहोर जनजाति के मुखिया का नाम है नायके, और वो लोग अपनी बसावट को टंडा कहते हैं। हाँ, टंडा। तो ये नाम सीधे सीधे उनकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ लगता है। मतलब टंडा का नायक तो हो गया नायके। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब इसी में एक और परत जोड़ते हैं। बैगा और भूमिज दोनों जनजातियों में मुखिया का पद वंशानुगत है, मतलब बाप के बाद बेटा। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। लेकिन बैंगा में उसे मुकद्दम कहते हैं और भूमिज में प्रधान। ये वंशानुगत होना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन एक मिनट, ये वंशानुगत होना, क्या ये थोड़ा अलोकतांत्रिक नहीं लगता? मेरा मतलब है, अगर कोई काबिल ना हो तो भी वो सिर्फ इसलिए मुखिया बन जाएगा क्योंकि वो पिछले मुखिया का बेटा है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। आज के नजरिए से ये हमें अजीब लग सकता है, लेकिन इसे उन समुदायों के हिसाब से देखिए। भूमि जैसी जनजातियां जो स्थायी गांव और खेती पर निर्भर थीं, वहां वंशानुगत व्यवस्था एक तरह की स्थिरता और निरंतरता लाती थी। सबको पता होता था कि अगला लीडर कौन है, जिससे सत्ता के लिए झगड़े कम होते थे। अच्छा, तो ये स्थिरता के लिए था। बिल्कुल। लेकिन आपको ये व्यवस्था घुमंतू समुदायों में कब मिलेगी? क्योंकि वहां नेतृत्व की जरूरतें लगातार बदलती रहती हैं। तो व्यवस्था का ढांचा सीधे सीधे उनकी जीवन शैली से जुड़ा था। अच्छा, तो लीडर तो हो गए, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई नियम तोड़ता है। गांव में झगड़ा हो गया या किसी ने चोरी कर ली, तब क्या? क्या इनके पास अपनी कोई पुलिस थी जो अपराधी को पकड़ कर ले जाती थी? पुलिस तो नहीं थी, लेकिन सजा का एक ऐसा सिस्टम था जो शायद आज की जेल की सजा से भी ज्यादा असरदार हो। वो क्या? इन सभी जनजातियों में जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं भयानक सजा थी, वो थी सामाजिक बहिष्कार, मतलब समाज से बाहर निकाल देना। समाज से बाहर निकाल देना सुनने में ये उतना गंभीर नहीं लगता। मतलब ठीक है, गांव वाले मुझसे बात नहीं करेंगे, पर ये सबसे बड़ी सजा कैसे हुई? इसे ऐसे समझिए, आज अगर आपको आपके ऑफिस, आपके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और आपके मोहल्ले से एक साथ निकाल दिया जाए, तो कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा, अकेलापन महसूस होगा। आपकी पूरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। उस समय तो समुदाय ही सब कुछ था आपका। परिवार, आपका सहारा, आपकी पहचान। समुदाय से कटना एक तरह की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मौत थी। असुर, खड़िया, गोंड, खरवार, लगभग सब में ये सबसे बड़ा डर था। अब समझ आया कि ये कितना भयानक हो सकता है। पर क्या वापसी का कोई रास्ता नहीं था? अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो? रास्ता था, और यहीं पर इन व्यवस्थाओं की खूबसूरती दिखती है। अच्छा। इनका मकसद अपराधी को हमेशा के लिए खत्म करना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन को वापस बनाना था। जैसे असुर जनजाति में अगर किसी को वापस बिरादरी में शामिल होना है तो उसे पूरे गांव को एक भोज देना पड़ता था। इस प्रथा का नाम ही कितना सार्थक है, जात भात भोज। जात भात भोज, मतलब जात यानी बिरादरी और भात यानी चावल, जो साझा भोजन का प्रतीक है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है चावल खाकर और खिलाकर आप वापस अपनी बिरादरी का हिस्सा बन रहे हैं। ये सिर्फ एक दावत नहीं, एक सामाजिक समझौता है। बिल्कुल, ये पश्चाताप और समुदाय की माफी का प्रतीक है। गोंड जनजाति में भी यही होता था। ये न्याय की एक अलग सोच है। आज का हमारा सिस्टम दंडात्मक न्याय या पनिटिव जस्टिस पर चलता है, जहां गुनाह किया तो सजा काटो। हाँ।
ये सिस्टम पुनर्स्थापनात्मक न्याय यानी रेस्टोरेटिव जस्टिस पर चलता था, जहां मकसद रिश्ते सुधारना और टूटे हुए सामाजिक ताने बाने को फिर से जोड़ना है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता था? कैसे? मान लीजिए पंचायत का मुखिया किसी से निजी दुश्मनी निकालना चाहे तो वो आसानी से समाज से बाहर करवा सकता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, आदर्श स्थिति में तो ये सच है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पूरे गांव को भोज कराना कितना बड़ा आर्थिक बोझ होता होगा। हाँ, ये तो है। तो ये वापसी की प्रक्रिया भी शायद सबके लिए बराबर आसान नहीं रही होगी। जहां तक इसके दुरुपयोग की बात है, तो फैसले अक्सर अकेला मुखिया नहीं लेता था। गांव के बड़े बुजुर्गों की पूरी पंचायत बैठती थी और फैसला सबकी सहमति से होता था। तो एक व्यक्ति के लिए मनमानी करना मुश्किल था। पर हाँ, किसी भी इंसानी सिस्टम की तरह इसमें भी खामियों की गुंजाइश तो रही ही होगी। तो मतलब एक गांव के अंदर तो मामला सुलझ जाता था। लेकिन क्या होता अगर झगड़ा दो गांवों के बीच हो जाता या कोई अपराधी भागकर दूसरे गांव चला जाता? क्या उनके पास कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था भी थी? बिल्कुल थी। और ये देखकर ही समझ आता है कि ये सिस्टम कितने विकसित थे। उन्होंने मामलों की गंभीरता के हिसाब से अपील करने के लिए एक पूरी संरचना बना रखी थी। सच में? मैं यहाँ खरवार जनजाति के बारे में पढ़ रहा हूँ, और ये तो कमाल है। इन्होंने पंचायतों का नामकरण गांव की संख्या के आधार पर किया है। गांव की संख्या पर? कैसे? 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहते हैं। ये तो किसी आधुनिक प्रशासनिक सिस्टम जैसा लगता है। चट्टी, पचौरा, सतौरा, वाह! ये एक तरह की संघीय या फेडरल व्यवस्था है। ये दिखाता है कि इन समुदायों ने बड़े पैमाने पर शासन के लिए कितनी परिष्कृत संरचनाएं विकसित की थीं। सोचिए, 2 गांवों के बीच पानी या जमीन का विवाद हो गया, या शादी ब्याह से जुड़ा कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया, तो उसे सुलझाने के लिए चट्टी या पचौरा बैठती थी। बिल्कुल। इससे बड़े झगड़ों को रोकने और पूरे इलाके में शांति बनाए रखने में मदद मिलती थी। और ये सिर्फ खरवार जनजाति में नहीं था, मालपहाड़िया जनजाति में तो 15-20 गांवों के ऊपर एक सरदार पंचायत होती थी। हाँ। और उससे भी ऊपर 70-80 गांवों पर एक और बड़ी पंचायत। ये तो पूरा का पूरा एक जुडिशियल सिस्टम हो गया, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक। हाँ, और परिया जनजाति में भी 8-10 गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनती थी, जिसे काराबयारी कहते थे। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि न्याय की पहुंच सिर्फ एक गांव तक सीमित न रहे और कोई भी फैसला एक तरफा ना हो। मतलब अगर कोई अपने गांव की पंचायत के फैसले से खुश नहीं है, तो उसके पास ऊपर अपील करने का एक रास्ता था। सही। इन बड़ी बड़ी संरचनाओं के अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इन व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। मेरा मतलब है, डिटेल्स में ही तो असल कहानी छिपी होती है। सही कहा। ये विविधता अद्भुत है। ये दिखाती है कि हर समुदाय ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी व्यवस्था को कितना बारीक रूप दिया है। जैसे बैगा जनजाति को ही लीजिए, वहां मुखिया, जिसे मुकद्दम कहते हैं, उसकी मदद के लिए 2 सहायक होते हैं, सयाना और सिख। अच्छा, सहायक भी थे? हाँ, और सबसे अच्छी बात, पंचायत के फैसले को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक खास आदमी होता था, जिसे चारीदार कहते थे। मतलब कम्युनिकेशन का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि कोई गलतफहमी ना हो, कि पंचायत का फैसला बंद दरवाजे के पीछे न रह जाए, बल्कि हर किसी तक सही और साफ साफ पहुंचे। बिल्कुल। इसी तरह की भूमिका सौर्या पहाड़िया में गोड़ाइत निभाता था, जो मांझी के संदेश गांव तक पहुंचाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक व्यक्ति का शासन नहीं था, बल्कि एक पूरी टीम थी जो मिलकर काम करती थी। मुखिया, उसके सलाहकार, संदेशवाहक, सब मिलकर सिस्टम को चला रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ ये स्थायी गांव की इतनी व्यवस्थित पंचायतें हैं, और दूसरी तरफ हैं बंजारा जनजाति, जिनकी जीवन शैली ही घुमंतू रही है। हाँ, वो तो एक जगह टिकते नहीं। तो सवाल उठता है कि जो समुदाय हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता हो, वो एक स्थायी पंचायत कैसे चलाएगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उनके लिए तो ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो फिर वो अपने मसले कैसे सुलझाते थे? और यहीं पर इन प्रणालियों का लचीलापन और उनकी व्यावहारिकता सामने आती है। बंजारा समुदाय में कोई स्थायी पंचायत नहीं होती थी। तो फिर जब कोई समस्या आती थी, तो वे उसी समय, उसी जरूरत के हिसाब से एक सामुदायिक परिषद बना लेते थे, जिसका प्रमुख नायक कहलाता था। मसला सुलझ गया, परिषद भंग हो गई। अरे वाह! मतलब फॉर्म फॉलोज फंक्शन, जैसी जरूरत वैसा सिस्टम। सही। एक स्थायी गांव के लिए स्थायी पंचायत और एक गतिशील समुदाय के लिए एक लचीली कामचलाऊ परिषद।
कोई एक मॉडल सब पर थोपा नहीं गया। यही तो इन प्रणालियों की खूबी है। तो इन कुछ पन्नों से हमने झारखंड की जनजातियों की अपनी राजकाज व्यवस्था की गहरी और हैरान करने वाली तस्वीर देखी। हमने सिर्फ मुखिया के अलग-अलग नाम नहीं जाने, नहीं, बल्कि यह समझा कि ये नाम उनकी जीवन शैली और इतिहास से कैसे जुड़े हैं, चाहे वो मांझी हो, मुकद्दम हो या नायके। हमने न्याय की एक पूरी अलग फिलॉसफी देखी, जहां सबसे बड़ी सजा जेल नहीं बल्कि समाज से कटना है, हाँ, और जहां वापसी का रास्ता सजा काटने से नहीं बल्कि जात-पात, भोज जैसे सामाजिक समझौते से खुलता है। ये न्याय की एक मानवीय समझ को दिखाता है। और हमने ये भी देखा कि खरवार और माल पहाड़ियां जैसी जनजातियों में ये व्यवस्थाएं कितनी जटिल और बहुस्तरीय थीं। मतलब किसी छोटे-मोटे देश के प्रशासनिक ढांचे को टक्कर दे सकती हैं। ये साफ है कि ये सिर्फ गुजरे जमाने की परंपराएं नहीं हैं। ये सामाजिक व्यवस्था, न्याय और समुदाय को एक साथ बुनकर रखने वाले बेहद विकसित और सोचे समझे तंत्र हैं। ये प्रणालियां आज भी कई समुदायों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं, भले ही बाहर से आधुनिक कानून व्यवस्था भी उन पर लागू होती है।